नमस्कार प्यारे दोस्तों, एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती का 22 जून 2023 को जो पेपर हुआ है उसका हमने पूरा एनालिसिस कर लिया और एनालिसिस में पता लगाया है कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा जो पेपर का लेवल है वो कैसा आया था और पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन आए थे और जो भी हमें एनालिसिस के दौरान मिले हैं वो आपको इस क्लास के अंदर हम करवाने वाले हैं। साथ ही बताने वाले हैं जो हिंदी है वो काफ़ी ईजी आ रहा है। सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि हिंदी जो है वो बिल्कुल ईजी आ रहा है। इसके बाद में रीजनिंग भी ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आ रहा है, लेकिन जो मैथ और जीके है वो टच होने नहीं दे रहा है। और जीके के अंदर करंट अफेयर की बात करें तो जो करंट अफेयर है वो 2022 से ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। और जीके के अंदर जो अनुच्छेद आर्टिकल वाला टॉपिक है उससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आप ध्यान से पढ़ लेना। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने रिव्यू दिया है पेपर के बारे में और सब बोल रहे हैं कि जो पेपर का लेवल है बिल्कुल कठिन आया था, बिल्कुल टफ आया था। बस केवल रीजनिंग और जो हिंदी है उसको आसान बता रहे हैं, ठीक है। तो ये मान सकते हैं कि हाँ, मैथ और जो जीके है वो बिल्कुल कठिन आया था पेपर के अंदर, टच नहीं होने दिया स्टूडेंट्सों को। और हिस्ट्री से तो कोई क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिला, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेटों ने यहाँ पे रिव्यू दिया है और जो खुशबू राजपूत जी है इन्होंने भी बताया कि भाई जो हिंदी और रीजनिंग है वो इजी है और मैथ जीके काफ़ी डिफिकल्ट आई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मैथ के अंदर टाइम एंड वर्क, सुकून बेलन वाला जो परसेंटेज वाला टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना, वहाँ से ही आपके 2-3 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, ठीक है। और विलोम शब्द हिंदी के अंदर 3 से 4 पूछे जा रहे हैं। 2 अनेकार्थी शब्द ये होते हैं, 2 यहाँ पे आपसे उपसर्ग पूछेगा, 2 आपसे जो आपका ई प्रत्यय वाला है वो पूछेगा। तो इस तरीके से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पर्यायवाची से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये तो था पूरा एनालिसिस पेपर का जो कि मैंने आपको बताया। और एग्जाम के अंदर सबसे पहले आपको हिंदी सोल्व करनी है, फिर रीजनिंग सोल्व करनी है, फिर आपको जीके सोल्व करनी है और लास्ट में आपको मैथ सोल्व करना है, ठीक है। जिसका मैथ पावर पॉइंट है, मैथ के अंदर जिसका हाथ बढ़िया है, मैथ जिसको अच्छा होता है तो उसको पहले रीजनिंग के बाद में मैथ करना है और फिर जीके करना है। जिसका जीके बढ़िया है उसको रीजनिंग के बाद जीके करना है और बाद में मैथ करना है। लेकिन सबसे पहले आपको पेपर में हिंदी और रीजनिंग सोल्व करनी है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन करवाने से पहले उन सभी स्टूडेंट्सों को मेरी तरफ से शुक्रिया है जिन्होंने एनालिसिस के दौरान हमें बताया कि भाई पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आए थे। क्योंकि आप सभी को पता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं उस समय हमारे माइंड पे इतना फोर्स होता है कि हमें पता ही नहीं होता मैंने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा। लेकिन जैसे ही एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पे हमें इतना लोड होता है कि हमें सीधा एग्जाम सेंटर से घर पहुँचने का सोचना होता है। उसके बाद में हमें कोई भी क्वेश्चन याद नहीं होता कि एग्जाम में कोई क्या क्या क्वेश्चन आए थे। लेकिन फिर भी स्टूडेंटों ने काफ़ी हेल्प हमारी की है, बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो उनको शुक्रिया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो वीडियो है ये सभी कैंडिडेट्स के लिए बढ़िया होने वाला है। ये नहीं है कि भाई एसएसबी का पेपर है तो एसएसबी वालों के लिए बेस्ट रहेगा, नहीं। अगर आपका कल परसों में सीआरपीएफ का है, सीआईएसएफ का है तो उनके लिए भी बेस्ट होने वाला है। क्योंकि आपको पता लगेगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है आजकल कहाँ से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी का पहला क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंटों ने मेरे को बताया, छोटी मुंह बड़ी बात मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात मुहावरे का अर्थ होगा कि भाई उम्र से छोटा होकर भी बड़ी बातें करना, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि जो काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ टैलेंट नहीं होता है, जिनको आता कुछ नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। ऐसे है वैसे है, तो ये वही मुहावरा है कि छोटी मुंह बड़ी बात, यानी आपसे छोटा है, उसको ज्ञान भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो कि है ही नहीं। तो ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि उम्र से छोटा होकर भी बड़ी बातें करना। चलिए अगला है कि दुर्गम का विलोम शब्द क्या होगा। तो दुर्गम जो होता है उसका विलोम शब्द यहाँ पे आपसे पूछा है तो इसका हो जाएगा सुगम। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुगम हो जाएगा यहाँ पे दुर्गम का विलोम शब्द। और दुर्गम का अगर मान लो एग्जाम के अंदर पर्यायवाची पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, दुर्गम का पर्यायवाची हो जाएगा आपका कठिन, ठीक है। एक तो कठिन हो जाएगा, इसके अलावा एक अगम्य हो जाएगा और यहाँ पे ठीक है एक विकट पर्यायवाची भी दुर्गम का हो जाएगा। ये मैं आपको पर्यायवाची बता रहा हूँ। बाकी अगर आप यहाँ पे दुर्गम का विलोम शब्द की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुगम हो जाएगा, ठीक है। अब निवास का उपसर्ग आपसे पूछा है, निवास में उपसर्ग क्या है, ठीक है। तो निवास में उपसर्ग क्या है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए होंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, लेकिन स्टूडेंटों ने हमारी काफ़ी हेल्प की है। जैसे भी तोड़ मोड़ के क्वेश्चन बताए हमने सही करने की कोशिश की है। तो निवास के अंदर आप देख सकते हो जो उपसर्ग है वो नी है। क्या है, उपसर्ग है वो नी है। और नी का जो अर्थ होता है वो होता है भीतर होता है। क्या होता है, भीतर होता है, नीचे होता है। आपको ध्यान रखना है, नी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, भीतर होता है, नीचे होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं कि जो 8-14 है वो किससे संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 8-14 किससे संबंधित है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका 8-14 है वो विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएसबी के एग्जाम में। तो ये जो विधि के समक्ष समानता है उससे संबंधित है कौन सा कानून, 8-14 कानून, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए
तो आप गूगल से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि राजपुरुषों का समास विग्रह क्या होगा। ये गलती से हमारे से राजपुरुष हो गए, यहाँ पे महापुरुष था। ठीक है दोस्तों, क्या था, महापुरुष था। लेकिन हम राजपुरुषों का भी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो राजपुरुषों के अंदर अगर बात करें तो राजा का जो पुरुष होता है वो इसका समास विग्रह होगा, और इसके अंदर जो समास है वो तत्पुरुष हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, राजपुरुष की बात कर रहे हैं, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और महापुरुष की बात करें तो इसके अंदर हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। और यहाँ पे जो महापुरुष है, जो महान होता है, जो महान पुरुष होता है, इसका जो समास वगैरह करेंगे महान वो पुरुष। ठीक है, वो महान पुरुष, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो और इसके अंदर हो जाएगा कर्मधारय, और राजपुरुषों का पूछे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सागर मतदान डैशबोर्ड भारत के कौन से केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत छपा है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये जो सागर मतदान आप देख रहे हो, ये सागर मतदान नहीं है, सागर मंथन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सागर मंथन है ये। और इसके बारे में बात करें ना तो ये एक मानव संसाधन है। क्या है, मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उससे संबंधित है। और इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये रियल टाइम प्रदर्शन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड करता है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन हुआ था, जो इसका लॉन्च किया था, उसमें एक तो थे जलमार्ग मंत्री। कौन से थे, जलमार्ग मंत्री, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरे जो थे वो आयुष श्री, आपको मैं बता देता हूँ, आयुष श्री सबारनद। ठीक है, ये एक नाम है सबारनद। ये इसके अंदर प्रदर्शन मॉनिटरिंग के डैशबोर्ड का जो लॉन्च किया गया था तो उसके समय थे। और ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो ये लगभग 6 साल तक लड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, कितने वर्ष तक लड़ा गया था, 6 साल तक। और इसकी अगर सन की बात करें तो ये 1 सितंबर, आपको ध्यान रखना है, 1 सितंबर से लेके, और 1 सितंबर 1939 से लेके और 2 सितंबर, ठीक है ध्यान रखना, 2 सितंबर 1945 तक लड़ा गया था। लगभग 6 साल तक ये लड़ा गया था। और जो इसके अंदर धुरी राष्ट्र आए थे वो इसमें जर्मनी था। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान था, जबकि मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी इसके बीच में लड़ा गया था। तो ये इसकी पूरी जानकारी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। लेकिन केवल इतना पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, बस। और 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। मैंने इसके अलावा आपको पूरी जानकारी इसलिए बताई है कि अगर आप दोबारा से ये क्वेश्चन आता है तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अस्मिता चाल्या कौन से खेल से संबंधित रखती है, तो इसके बारे में हम बात करें। जो अस्मिता चाल्या है, ये क्वेश्चन हमारे को सही से नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन हम अस्मिता के बारे में और बता देते हैं। जो अस्मिता शर्मा है वो हरियाणा की रहने वाली है। एक अस्मिता और इस क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया कि माउंट एवरेस्ट की चोटी है उस पर झंडा फहराया। ठीक है, अब अनल के पर्यायवाची शब्द की हम बात कर लेते हैं। तो अनल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आग। ठीक है, आग हो जाएगा, अनक हो जाएगा, पावक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो भी फायर हो जाएगा, आप समझ सकते हो, अग्नि से रिलेटेड जितने भी हैं वो अनल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, विलोम का विलोम शब्द क्या होगा। ये क्वेश्चन सबको परेशान किया है कि विलोम का विलोम शब्द क्या होगा। तो आज इस क्लास में, इस क्वेश्चन में हम आपको बता देंगे कि जो विलोम का विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा नवीन। क्या हो जाएगा, नवीन हो जाएगा। और जो इसका दूसरा है वो प्राचीन हो जाएगा। और इसका अगर विलोम का आपसे पर्यायवाची शब्द पूछ लिया जाए तो ठीक है, तो आपका हो जाएगा जलद। ठीक है, क्या हो जाएगा, जलद हो जाएगा, निरद हो जाएगा। ये तो इसके पर्यायवाची हैं। और नवीन और जो प्राचीन है वो इसका विलोम शब्द है। ठीक है, अब स्थिर का विलोम शब्द की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्थिर का हो जाएगा चंचल। क्या हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। और भारत के उत्तर में कौन सी श्रृंखला है, तो एक श्रृंखला तो आपका दोस्तों जो काराकोरम है वो है, और एक हिमालय है। ठीक है, और ये कौन सी श्रेणी के अंदर आते हैं, विद्यांचल श्रेणी के अंदर आते हैं। ठीक है, और गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए, तो आप सभी को पता होगा कि सत्याग्रह आंदोलन भी गांधी जी ने किया था, दांडी नमक यात्रा भी गांधी जी ने की थी। अनुच्छेद 52 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है। जो आपका अनुच्छेद 52 है उसके अंदर राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। क्या है, राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। और जो 22 जून को एसएसबी ट्रेड्समैन का एग्जाम हुआ है उसमें राष्ट्रपति से लेके भी 3 से 4 क्वेश्चन जीके के अंदर पूछे गए हैं, ये भी स्टूडेंटों ने बताया। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो 53 संघ की जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति की निर्वाचित मंडल और इसे संसद विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक है,
लेकिन आपसे 52 का केवल पूछा गया है, तो 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ठीक है, ई प्रत्यय से जैसे मान लो पहाड़ी बन गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे आया होगा एग्जाम में कि ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द का चयन करो, 4 ऑप्शन वहाँ पे दे दिया गया होगा। तो जैसे पहाड़ी है, इसके अंदर आप देख सकते हो बड़ा ई की मात्रा आती है, और प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द होता है उसके लास्ट में जुड़े, और उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले जुड़े। ओणम कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, ओणम केरल के अंदर मनाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ओणम वाला, ये मैंने एक जीके की क्लास के अंदर भी करवाया था। एक वहाँ का राजा था जो दुर्बल राजा था, और उसको उसकी याद में उसको मारने पर मनाया जाता है, वो आपको याद नहीं करना, लेकिन क्वेश्चन केवल ये पूछा गया था कि केरल में ओणम मनाया जाता है। ठीक है, 2023 में जो साहित्य सम्मान पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है। ठीक है, ये इसकी हम बात कर लेते हैं। तो 2023 में देखिए साहित्य सम्मान पुरस्कार की बात करें तो आपको ध्यान से समझना है, जो हिंदी है, हिंदी के अंदर तो जो कवि हैं वो बद्री नारायण को मिला है। किसको मिला है, बद्री नारायण को मिला है हिंदी के अंदर तो। और जो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर मिला है अनुराधा राय को। और जो उर्दू है उसके अंदर उसमें मिला है अनीस अशफाक को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों किसका पूछा गया था कि भाई हिंदी का पूछा गया था, इंग्लिश का पूछा गया था, उर्दू का पूछा गया था, लेकिन मैंने तीनों बता दिए। हिंदी में तो मिला है बद्री नारायण को, और जो अनुराधा राय है वो इंग्लिश के लिए साहित्य पुरस्कार मिला है, और अनीस जो अशफाक है उनको उर्दू के लिए मिला है। तो बद्री नारायण, आपको याद आया होगा ये गाना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, वो नारायण हमें मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम है वो कौन से वर्ष में लागू किया गया था, तो ये 1972 में लागू किया गया था। अनुच्छेद 17 में क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अस्पृश्यता का जो अंत होता है वो अनुच्छेद 17 के अंदर है, और ये ऑप्शन के अंदर था, ऐसे कैसे एक स्टूडेंट ने बताया, तो इसलिए हमने ये क्या किया, क्वेश्चन के सामने ही लिख दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। हिमालय के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमालय का जो उत्तरी भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहाँ गया है दोस्तों, क्वेश्चन हिल गया, वापस को लेके आते हैं। और ये क्वेश्चन जो भी वीडियो देख रहा है ना, मैं उसके लिए छोड़ देता हूँ, सभी को बताना है ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल देश नहीं थे। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था, जो कि इसमें आपको बताया था द्वितीय विश्व युद्ध वाले क्वेश्चन के अंदर, जो जापान है, चीन है, समझ गए, ध्रुवीय राष्ट्र वाले। तो एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि ध्रुवीय राष्ट्र में शामिल देश नहीं था, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे आपको बता, जो ध्रुवीय राष्ट्र है इसके अंदर तो एक तो आपका जर्मनी, इटली और जापान था। ठीक है, और कौन कौन सा नहीं था, बाकी जो बच गए वो नहीं थे। ठीक है, तो याद रखना है कि कौन कौन से थे ध्रुवीय राष्ट्र के अंदर, जर्मनी, जापान और इटली। और मित्र राष्ट्रों के अंदर थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पंच तत्वों में विलीन हो जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसका हमें आंसर नहीं मिला। ठीक है, पावक शब्द का समानार्थी शब्द पूछा है, तो पावक शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एक आग, समझ सकते हो आप, यानी आग और अनल आप मान सकते हो। पावक शब्द का आग, अनल, ठीक है, ये सब हो जाएगा। अब इसके अलावा हम बात करें, एक पैराग्राफ आया था, काफ़ी स्टूडेंटों ने बताया कि एक पैराग्राफ था जिसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और पैराग्राफ का जो टाइटल था विज्ञान से हमारे समाज में बदलाव। ठीक है, तो ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कहाँ से करवाएं, लेकिन जो भी जानकारी थी मिली आपको। भक्ति कुलकर्णी है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो है शतरंज से। शतरंज मत खेल मेरे साका, तो शतरंज जो खेल है उससे संबंधित कौन है, भक्ति कुलकर्णी खिलाड़ी है। सौर प्लांट योजना भारत में कहाँ से शुरू की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान से। ठीक है, और इसके बाद में ए रिकॉर्ड ऑफ वुड स्टिक किंगडम पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसके जो सही जवाब हो जाएगा फाहियान। ठीक है, कौन हो जाएगा, फाहियान। तो मैं इसका जवाब लिख देता हूँ, फाहियान ने कौन सी पुस्तक लिखी है, ए रिकॉर्ड ऑफ वुड स्टिक किंगडम। ठीक है, 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछी गई थी आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसकी सही जवाब हो जाएगा 74.04%। कौन 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। उपाध्यायों का अंत कौन से अनुच्छेद में होता है। ठीक है, उपाध्यायों का अंत तो ये अनुच्छेद 17 के अंदर हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 के अंदर होता है दोस्तों उसका अस्पृश्यता का अंत। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको गलत बताया, अस्पृश्यता का अंत होता है कौन से अनुच्छेद के अंदर, 17 के अंदर। और जो उपाध्यायों का अंत है वो अलग अनुच्छेद के अंदर होता है, और वो अनुच्छेद है 18। ठीक है, उपाध्यायों का अंत होता है 18वें अनुच्छेद के अंदर, और 17वें अनुच्छेद के अंदर होता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे। मिजो परिवार की भाषा, मिजो किस परिवार की भाषा है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मिजो जो है वो दोस्तों तिब्बती, ध्यान रखना, तिब्बती जो होता है
तिब्बती बर्मन परिवार की भाषा है। तिब्बती बर्मन परिवार की कौन सी भाषा है? मिजो भाषा है। गरिया पूजा कहाँ पे होती है? तो ये त्रिपुरा के अंदर होती है। कहाँ पे होती है? त्रिपुरा के अंदर होती है और अप्रैल के अंदर होती है दोस्तों, ठीक है। 36वां खेल पुरस्कार 2022 किसने जीता और कहाँ पे हुआ? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मेजबानी गुजरात के अंदर हुआ था भाई, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के अंदर हुआ था और विजेता थे इसके सर्विस सेन। कौन थे? सर्वी सेन थे। और यहाँ पे 61 गोल्ड मेडल इन्होंने लिए हैं। और सेकंड जो थे इस पे वो महारासु थे, महारासु, और इसके पास 140 मेडल थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 सदन वाले राज्य कितने देश में आते हैं? 2 सदन वाले राज्य तो ये आते हैं भाई, यूपी में आता है, बिहार में आता है, ठीक है। यूपी, बिहार, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक भी आता है इसके अंदर। और यहाँ पे तेलंगाना यानी तेलंगाना नहीं तेलंगाना। और यहाँ पे आपका बच गया MH यानी महाराष्ट्र, और फिर आ गया आंध्र प्रदेश। अब इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 2 सदन वाले राज्य में 6 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 6 देश आते हैं। 6 का नाम मैंने बता दिया है। और आगे देखते हैं। और ये क्वेश्चन हमें एनालिसिस के दौरान मिले हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम के अंदर तैयारी कर रहे हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको केवल 20 रुपये में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।